नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। संरक्षित खेती अपनाएं, कम एरिया से अधिक मुनाफा कमाएं। कम पानी में सहजन लगाएं, अच्छी आय कमाएं। संरक्षित खेती के अंतर्गत प्रदेश के बहुत से किसान भाई पॉली हाउस और शेड नेट में खेती करके कम एरिया से अधिक मुनाफा ले रहे हैं। इस तकनीक को अपनाने में लागत तो अधिक आती है, लेकिन इसमें उत्पादन खुले खेत की तुलना में काफी अधिक होता है। तो आइए इस पर विस्तार से जानते हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह से। संरक्षित खेती जो है क्या होती है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि संरक्षित खेती जो है वो समय की मांग है। जैसे हमारा देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे जो उसके उपभोक्ता हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो हमें अब ज़रूरत है कि प्रति स्क्वायर मीटर से हम उत्पादन जो है बढ़ाएं। उसके लिए हमें संरक्षित खेती करनी पड़ेगी। और संरक्षित खेती में हम ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जो कि मूल्यवान सब्जियां होती हैं, जो वेट में कम होती हैं, इनका रेट मार्केट में ज़्यादा मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे सब्जियों में शिमला मिर्च हो गई, या फिर टमाटर हो गया, या खीरा। और अगर फूलों की बात करें तो फूलों में आपका गुलाब और गुलदाउदी, फिर आपका कार्नेशन और दूसरा लीलियम जैसे फसलें हैं, जो कि इनका बाजार में मूल्य ज़्यादा मिलता है। वेट कम होता है लेकिन मूल्य ज़्यादा होता है। किसान भाइयों, बेमौसमी फसलों को कीट रोगों और बाहरी वातावरण से बचाने के लिए पॉली हाउस, शेड नेट में खेती करने को संरक्षित खेती कहते हैं। इस तरह की खेती करने से किसानों को अधिक लाभ होता है। तो आइए जानते हैं संरक्षित खेती के बारे में। तो संरक्षित खेती में क्या करना होता है कि आपको एक संरचना बनानी होती है, जो कि झोपड़ी नुमा आकार का कोई भी संरचना होगी। अगर उसको हम पॉलीथीन से ढक दें तो उसे पॉली हाउस कहेंगे, और अगर हम उसको नेट से ढक दें, जाली से, हरे रंग की या काले रंग से, तो उसको हम नेट हाउस बोलेंगे, शेड नेट हाउस बोलेंगे। सबसे पहले कि संरक्षित जो खेती होती है उसको किस सिद्धांत पे काम करती है, एक पर्टिकुलर सिद्धांत पे काम करती है। इसको बोलते हैं हरित गृह प्रभाव, जिसमें कि हम दो चीज़ों को ट्रैप करते हैं। पहला तो है कि सूरज की रोशनी की गर्मी को हम उस कांच घर में या पॉली हाउस के बने हुए घर में कैद कर लेते हैं, जिससे कि अंदर की उष्मा बढ़ जाती है। दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि मुख्य कारक होता है पौधों में भोजन बनाने का। अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं पॉली हाउस के अंदर, तो हम साल में कभी भी किसी भी समय कोई भी फसल उगा सकते हैं। तो एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा, पॉली हाउस का जो मुख्य फ़ायदे हैं वो ये हैं कि उसमें आप बेमौसमी सब्जियों का या फलों का, फूलों का उत्पादन कर सकते हैं। बेमौसमी मतलब समय से हटकर। जो सीजन में सब्जियां होती हैं, अगर उसको हम 15 दिन पहले तैयार कर लें किसी भी तरीके से, तो वो बेमौसमी हो जाती हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटी छोटी पॉलीथीन की सुरंग बनाई जाती है, पॉली हाउस का छोटा रूप होता है, उसमें पहले पौध तैयार करते हैं और फिर हम पॉली हाउस में लगा देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी जो सब्जी है वो, या फल है या फूल है, वो पहले तैयार हो जाता है मार्केट में, उसकी कीमत ज़्यादा मिलती है। दूसरा, आप देखेंगे कि इसका जो ढांचा है अलग अलग, कि कोई हरी जाली से ढका होगा, कुछ पॉलीथीन से ढका होगा, तो ये इसका पर्पज़ होता है। अगर ये हरी जाली से ढका होता है तो इसका पर्पज़ ये है कि हमें कुछ ऐसी फसलें इसमें लगानी है जो कि छाया में हो जाती हैं, जिनको छाया चाहिए अच्छे उत्पादन। जैसे लीलियम में एक फ्लावर है जिसको कि 50% लाइट कट चाहिए, तब वो उत्पादन देता है और अच्छी क्वालिटी का इंटरनेशनल मार्केट का आपको उसका
उत्पादन मिलता है। इसका फ़ायदा ये है, हरी जाली का सामने जो दिख रहा है, कि आप गर्मियों में भी धनिया, मेथी और इस तरह की पत्तेदार सब्जियों को उगा सकते हैं, जो कि नॉर्मली क्या होता है हमारा जाड़ों में पैदा होता है। तो इस तरह से वो बेमौसमी हो जाएगा और बेमौसम आप उस सब्जी का भी आनंद ले सकते हैं। तीसरा इसका फ़ायदा यह है कि कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको कि हम कटिंग या कर्तन जिसे कहते हैं उससे तैयार करी जाती है। फूल के हैं या फिर और दूसरे फलदार पौधे हैं, उनकी कटिंग या बडिंग से तैयार करे जाते हैं। तो उनका जो प्रोपगेशन होता है, प्रवर्धन होता है, उसके लिए ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए और छाया चाहिए। तो ये नेचुरली प्रोवाइड करता है और ज़्यादातर हम प्रवर्धन जो है फलों का या फूलों के जो पौधे हैं उसका इस हरी जाली के अंदर ही करते हैं। तो इस तरह से हम अगर इस तकनीकी को अपनाएं तो कम जगह पे अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। प्रदेश के जो किसान भाई पॉली हाउस या शेड नेट लगवाना चाहते हैं तो उनको केंद्र और राज्य सरकार अनुदान भी दे रही है, ताकि किसान पॉली हाउस या शेड नेट को अपने खेतों में लगवाकर बेमौसमी फसलों से अधिक लाभ कमा सकें। किसान भाइयों, अनुदान से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। तो इस तरह से फूलों और सब्जियों में अगर हम कहें तो सब्जियों को ज़्यादा कहते हैं, क्योंकि सब्जियों की स्थानीय बाजार होता है और उसको उगाकर, लेकिन हम हमेशा इसमें मूल्यवान सब्जियां ही उगाते हैं, वो नॉर्मल सब्जियों को कम उगाते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से जुड़े पेंशनर कर्मचारी ने अपने कर्मचारी नेता की रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने और भूख हड़ताल करने का आह्वान किया है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना के अंतर्गत खमनोर ब्लॉक के सेमा में वन स्टाफ फैसिलिटी दफ्तर पर व्यवसाय विकास सेवा प्रदाता को ब्लॉक खमनोर और कुंभलगढ़ में कार्य करने के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। डूंगरपुर जिले के घाटा गांव के पास एक थार जीप से 5 मोरों के शव बरामद किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शिकारियों की तलाश में जुट गई है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की। बहुउपयोगी पौधा है। इसे कम लागत में बंजर और बेकार पड़ी भूमि में उगाकर किसान अच्छी आय कमा सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसकी एक बार बुआई के बाद कई सालों तक उत्पादन मिलता है। इन सभी फायदों को देखते हुए आप भी सहजन की खेती करना चाहते हैं तो कैसे करें इसकी उन्नत खेती, इस बारे में जानते हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर AM अंसारी से। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं सहजन के बारे में। मोरिंगा सहजन, इसको कहीं पे सूटी, कहीं पे ड्रमस्टिक, कहीं पे कुछ और नाम से लोग जानते हैं। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी है। इसका फली जो है उसको सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके फूल को भी सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके नन्हे नन्हे जो कोमल पत्ते होते हैं उसको भी सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावे अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही औषधीय गुण वाला पौधा है, सब्जी है। इसके फूल, पत्ते, फल, छाल सभी चीज औषधीय के रूप में इस्तेमाल होता है। सहजन एक पुरानी फसल है जिसकी खेती किसान भूल ही गए थे, लेकिन अब औषधि क्षेत्र और लोगों के बीच इसकी मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। सहजन औषधीय गुणों से भरपूर है। सहजन में 300 से अधिक रोगों के रोकथाम के गुण होते हैं। इसमें 92 तरह के मल्टीविटामिन, 46 तरह के एंटीऑक्सीडेंट, 36 तरह के दर्द निवारक और 18 तरह के एमिनो एसिड मिलते हैं। कुपोषण और एनीमिया रोग में सहजन फायदेमंद होता है।
और यह एक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की बहुत ही अच्छी दवा है। अब इसके लिए है कि अगर कुछ किस्में अब ऐसी विकसित हो गई है, जैसे इसमें 12 मासी प्रभेद भी उपलब्ध किए हैं। इसके अलावा ब्रोहित 1 है, कोयम्बटूर 2 है, PKM 1, PKM 2 है। इसके अलावा और अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे स्थानीय किस्में हैं जिसका आप चयन कर सकते हैं और उसकी खेती कर सकते हैं। सहजन की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है। यहाँ तक कि बेकार, बंजर और कम उर्वरा शक्ति वाली भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। परंतु व्यावसायिक खेती के लिए साल में 2 बार फल देने वाले सहजन के लिए 6 से 7.5 pH मान वाली बलुई दोमट मिट्टी बेहतर पाई गई है। 1 हेक्टेयर में खेती करने के लिए 500 ग्राम बीज पर्याप्त है। साल में 2 बार फलन के लिए बीज से प्रवर्धन करना अच्छा होता है। बीज को सीधे तैयार गड्ढों में या फिर पॉलीथीन बैग में तैयार कर गड्ढों में लगाया जा सकता है। पॉलीथीन बैग में पौधे 1 महीने में लगाने योग्य तैयार हो जाते हैं। ये बीज मंगाएंगे तो छोटे छोटे हल्के बीज इसके आते हैं। तो इन बीजों को आप क्या करेंगे, पहले रात भर पानी में इसको डाल के भिगो देंगे। उसके बाद सुबह में इसके ऊपर जो छिलका होता है उसे हटा देंगे और अंदर जो इसका दाना होता है, गुठली होता है, छोटे छोटे बीज होते हैं, उसकी आप बुआई करेंगे। या तो आप नर्सरी में इसकी बुआई करें या सीधी बुआई कर सकते हैं। देखिए, लगाने का आमतौर पर जाड़े को छोड़ के किसी भी मौसम में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। सबसे बढ़िया मौसम होता है फरवरी मार्च का महीना। इस समय आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान रहे कि फरवरी मार्च के महीने में अगर आप इसकी बुआई करना चाहते हैं, इसकी रोपाई करना चाहते हैं, तो आपको सिंचाई का उत्तम प्रबंध आपको देख लेना होगा। वो ऐसे जगह पे करेंगे। अगर आप बरसात के मौसम में इसकी बुआई करते हैं, सिंचाई का साधन नहीं है, तो ऐसे ज़मीन पे करें जो बलुआही दोमट किस्म का हो और जल निकासी के साधन हो। अगर जल जमा होगा तो जो नए पौधे लगाएंगे या इसकी कटिंग लगाएंगे, टहनियों को आप लगाएंगे तो ये खराब हो जाएगा। जल धारण नहीं सहता है, जल जमाव को बर्दाश्त नहीं करता है। अगर आप बड़े पैमाने पे खेती के तौर पे लगाना चाहते हैं तो दूरी क्या होनी चाहिए, कतार से कतार 3 मीटर दूरी होनी चाहिए, पौधे से पौधे 3 मीटर दूरी होनी चाहिए। आप 60 से 90 सेंटीमीटर की तक की, 60 से 70 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का पीट बनाएंगे, गड्ढा खोदेंगे, उसमें समुचित मात्रा में कंपोस्ट डालेंगे, राख डालेंगे। अगर आपके पास करंज की खली है तो आधे kg प्रति गड्ढा के हिसाब से करंज की खली भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ हमको ये बताते चले कि प्रति हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो 50 kg नाइट्रोजन, 50 kg फास्फोरस और 50 kg पोटास की आवश्यकता होती है। यानी प्रति गड्ढा 50-50 ग्राम अगर हम डाल देते हैं DAP और 50 ग्राम पोटास तो आपके लिए ये सफिशियंट होगा। अब अगर तेज हवाएं चल रही हो, इसका अंदेशा है, तो आप लकड़ी का सहारा देके इसको जो H शेप देते हैं, 2 लकड़ी दोनों साइड बांध दे, बीच में एक और लकड़ी बांधे और इसको सहारा देके आप इसको खड़ा कर सकते हैं। इस तरह से आप बुआई कर सकते हैं। और जब पौध लगभग 75 सेंटीमीटर का हो जाए तो पौध के ऊपरी भाग की खोटनी कर दें। इससे बगल से शाखाओं को निकलने में आसानी होगी। रोपनी के 3 महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया, साथ ही 100 ग्राम सुपर फास्फेट, 50 ग्राम पोटाश प्रति गड्ढा की दर से डालें तथा इसके 3 महीने बाद 100 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढा का पुनः व्यवहार करें। अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई करना लाभदायक है। गड्ढों में बीज से अगर प्रवर्धन किया गया है तो बीज के अंकुरण और अच्छी तरह से स्थापन तक नमी का बना रहना आवश्यक है। फूल लगने के समय खेत ज्यादा सूखा या ज्यादा गीला रहने पर फूल के झड़ने की समस्या होती है। अगर आप गर्मी में आप इसमें मूंग ले सकते हैं, कुछ सब्जियां ले सकते हैं, तो आप उस सब्जियों की खेती कर सकते हैं। जैसे टमाटर की खेती कर सकते हैं गर्मी में महीने में, भिंडी की खेती कर सकते हैं। लत्तर वाली सब्जी की खेती करेंगे, लौकी, नेनुआ, झींगी, करेला का, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आपके जो है इसके उसमें लत्तर चढ़ जाएंगे और आपको नुकसान होगा। तो परहेज करेंगे आप लत्तर वाली सब्जी की खेती करने में शुरुआती दिनों में। तो इस तरह से आप अंतर फसल लेके इसे दोगुनी आमदनी कर सकते हैं। और हम ये बताते चले कि जब आप एक बार इसकी बुआई फरवरी मार्च में कर दिए हैं, लगा दिए अपने खेतों में, तो सितंबर अक्टूबर में इसका उत्पादन आपको मिलने लगेगा। अगर आपको लगता है कि बहुत अधिक फूल आया है तो 50% फूल को आप हटा के फूल को बेच सकते हैं और 50% को छोड़ देंगे, उससे भी आपको सफिशिएंट आपको सहजन का फलियां मिलेगा। उन फलियों को आप बेच के अच्छी लाभ आप कमा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो एक बहुत ही लाभकारी सब्जी है। बाजार में इसका बहुत अधिक मूल्य होता है। अगर इसका आगात फसल आप ले पाते हैं, ऑफ सीजन लेते हैं, तो इसमें आप 80 रुपये 100 रुपये प्रति kg के दर से इसकी फलियों को आप बेच पाते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से जुड़े पेंशनर कर्मचारी ने अपने कर्मचारी नेता की रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने और भूख हड़ताल करने का आह्वान किया है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना के अंतर्गत खमनोर ब्लॉक के सेमा में वन स्टाफ फैसिलिटी दफ्तर पर व्यवसाय विकास सेवा प्रदाता को ब्लॉक खमनोर और कुंभलगढ़ में कार्य करने के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। डूंगरपुर जिले के घाटा गांव के पास एक थार जीप से 5 मोरों के शव बरामद किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शिकारियों की तलाश में जुट गई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। लहसुन और प्याज की फसल में थ्रिप कीट प्रकोप की संभावना है। ये कीट पत्तियों के रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां कमजोर पड़ जाती हैं तथा हानि वाले स्थान पर सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु डाइमोथेट 30 EC/1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान को सलाह दी जाती है कि मिर्च की फसल को लीफ कर्ल वायरस रोग से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL/0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बैगन की फसल में रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए किसान लगातार अपने खेतों में निगरानी करते रहें। जरूरत के अनुसार इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL/1.0 मिलीलीटर या डाइमोथेट 30 EC/1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मलसीसर, जिला चूरू के किसान देवी लाल ने। आपने पशुपालन कर रखा है और आप बछड़े बछड़ियों की उचित देखभाल के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो देवीलाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम बात करेंगे बछड़े बछड़ियों की देखभाल। विशेष रूप से किसान भाइयों, सर्दियों के मौसम में बछड़े बछड़ियों की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, और क्योंकि इनकी जो मृत्यु दर है तो मुख्य रूप से सर्दियों में ही ज़्यादा होती है। तो मुख्य रूप से इसकी बात आती है कि जो हमारा गाय है, भैंस है, तो ये बछड़े बछड़ियाँ या पाड़े पड़िया को जन्म देती है, तो इनकी देखभाल उनके जन्म के 3 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। मुख्य रूप से जो उसकी बछड़े की जो माँ है, गाय है या भैंस है, तो उसको अतिरिक्त राशन की आवश्यकता होती है, और मुख्य रूप से उसमें जो खनिज लवण है उसकी विशेष आवश्यकता होती है। तो अतः उनको 3 महीने पहले से ही अतिरिक्त राशन दिया जाना चाहिए। किसान भाइयों, बछड़े बछड़ियों की मृत्यु दर कम करने के लिए दुधारू पशुओं के ब्यांत के समय कौन कौन सी सावधानियां रखें, आइए जानते हैं। तो गाय को जन्म देने से पहले ही उसको काविंग बॉक्स में ले जाए कि उससे दूसरे पशु उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं, उसको मारे नहीं,
और उसका समय पर सुरक्षित परवश उसका काविंग हो सके। किसान भाई जैसे भी हमारी गाय की काविंग होती है तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें जो हमारा जो बछड़ा है या बचिया है उसके जो नथने होते हैं नाक को सलिस्मा झिल्ली होती है उसको साफ़ करें। इसी प्रकार गर्म बोरे से उसको शरीर को साफ़ कर दें और उसके जो खुर हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा काट दें। और इसी प्रकार उसको जो उसका नेवल फ्लैप है जो नाड़ा है उसको 3 से 5 सेंटीमीटर की दूरी से जीवाणु रहित कैंची से या ब्लेड से काटें और टिंचर आयोडीन उसके लगा दें। इससे उसे किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो। और उसको जो नाड़ा है उसको धागे से भी बांध दें तो उससे उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। और इसके साथ ही उसका ये भी ध्यान रखें कि जो हमारा बछिया है और या पड़िया है उसको जन्म के 2 घंटे के अंदर जरूर उसको खीस मिले। और खीस एक पौष्टिक लेग्जेटिव और एक प्रतिरोधक क्षमता रखने वाला पदार्थ है। तो उसमें पशु में ये जो हमारे बछड़े में जीवाणु से लड़ने की बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसमें देता है। और इसी प्रकार लेग्जेटिव होने से ये उसका बछड़े का जो पेट है वो भी साफ रहता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो आप इस ठंड के प्रभाव से बछड़े बछड़ियों को बचाने के लिए इनका आवास और आहार प्रबंधन कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसी प्रकार जो बछड़े बछड़ियाँ हैं उनको सर्दी से बचाने के लिए उसके आसपास अलाव जलाते रहें, उससे उसको ठंड नहीं लगे। इसी प्रकार दिन के मौसम में उसको थोड़ा धूप में बैठा दें और रात के समय उस पर थोड़ा टाट बोरी ढक दें तो उसको निमोनिया नहीं होगा और वो हमारा जो बछड़ा बीमार नहीं होगा। इसी प्रकार जो उसका आवास है, जो हमारी गाय है या बछड़ा वहाँ बैठा है, वो भी पुआल वगैरह या पैरा डाल के उसको थोड़ा गर्म रखा जा सकता है, जिससे क्योंकि फर्श सर्दी में बहुत ठंडा रहता है, तो ये भी उसको ठंड से बचाएगा। इसी प्रकार जो हमारा बछड़ा है बछिया है, दूध पिलाते खीस पिलाएं, फिर दूध पिलाते पिलाते अगर वो 20 दिन के अधिक हो जाता है तो उसका रूमन डेवलप होना शुरू हो जाता है और वो जैसे घास की पत्तियाँ, हरा चारा, रेजिका या बरसीम की पत्तियाँ खा सकता है। और तो ये राशन भी उसको धीरे धीरे खिलाना शुरू करें। इसी प्रकार उसको थोड़ा जैसे चापड़ है, ये भी गेहूँ का चापड़ है, चूनी है, थोड़ा थोड़ा उसको खिलाना शुरू। किसान भाइयों, गाय और भैंसों के नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवियों की समस्या से बचाने के लिए आप क्या करें, आइए जान लेते हैं। इसके साथ ही मुख्य रूप से ये भी बात ध्यान रखें कि जो हमारा बछड़ा बछड़े है तो करीब वो 10 दिन के आसपास हो तो उसमें डिवर्मिंग जरूर करें, जैसे पेप्राजीन दवा से, और जिससे कि हमारे जो पशु में जो आंतरिक परजीवी नहीं पनपेंगे और बछड़ा बछड़ी उसका कमज़ोर नहीं होगा। और इस प्रकार उसका करीब 500 ग्राम वजन प्रतिदिन उसमें बढ़ना चाहिए। यही हमारे स्वच्छ जो बछड़े बछड़ी है उसकी पहचान। इस प्रकार किसान भाइयों, अगर यदि आप इन बताई गई बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे जो डेयरी फार्म में काफ मोर्टिलिटी कम होगी और आगे जाके जो हमारी अच्छी बछिया है, अच्छी पड़िया है, आगे जाके अच्छी गाय या भैंस बनेगी और उससे हमारा जो डेयरी का व्यवसाय है वो लाभकारी होगा और किसानों को इससे काफ़ी फायदा होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadattarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। जोधपुर के